गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 12 की नई लेक्चर सीरीज लेके आया हूं, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डेवलपमेंट, वो बात हमने बेटा पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। और ये बताते हुए मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि बेटा उस पार्टिकुलर लेक्चर में दैट इज जो चैप्टर था हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में एक लंबी सी लिस्ट बनाई थी। बोला था गोनोरिया, सिफिलिस, HIV और भी बहुत सारे आपके स्पीसीज डिजीज का नाम बताया था मैंने, ठीक है जी, जेनाइटल हर्पीस, ये सब बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज होके आपके नीट में पूछा गया बेटा जी। तो डायरेक्ट एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो वीडियोस बनाई थी, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था रिलेटेड इससे। और जो प्रीवियस वीडियो की अगर बात करूं तो मैंने बताया था बेटा जिफ्ट की बात की थी, क्लियर है जी, और इंट्रायूट्रिन ट्रांसफर की बात की थी। ये दोनों एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक है, ये बात भी मैंने बताई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इसमें बेटा नीट में पूछा गया। तो बेटा एक चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन पूछे गए और वो भी एकदम डायरेक्ट नोट से, तो इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है बेटा जी। तो काइंडली फॉलो करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हौसला मिलते रहे और मैं भी नई नई लेक्चर सीरीज आपके लिए लेके आता रहूँगा और NCERT लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, क्योंकि NTA ने स्पेसिफाइड कर रखा है कि भैया हमारी जो कोर्स बुक है वो है NCERT। तो हर एक चीज NCERT का पॉइंट टू पॉइंट, हमें कुछ भी पॉइंट इग्नोर नहीं करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट को पकड़ के चलना है और अच्छे से करना है, क्लियर है जी। चलिए आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि पहला चैप्टर है आपके क्लास 12 का, क्लियर है जी। चले स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले मैंने एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है, क्योंकि कहीं मैं देख रहा था किसी लेक्चर सीरीज के आसपास में, अगर मैं बताऊं बेसिकली तो कोई बुक यानी AITS का कोई था, ऑल इंडिया जो टेस्ट होता है आपके आकाश का, उसमें मैंने देखा था इनका जिक्र कर रखा था किसी ईयर में, कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ रखा है कि पंचनन महेश्वरी कौन है। तो याद रखिए बेटा, थोड़े बहुत पॉइंट्स इनके याद रखने वाले हैं, ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। थोड़े बहुत पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप भी वही याद कर लीजिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्लियर है। देखिए पंचानन माहेश्वरी एक बोटनिस्ट है, और ये पॉपुलर बोटनिस्ट है, ना ही केवल इंडिया में बेटा, इनका कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में है। तो ये एक बोटनिस्ट है, यानी कि इन्होंने किस पे पढ़ाई की होगी बेटा, स्टडी किसकी होगी, प्लांट की होगी। इनका बर्थ दे रखा है, बर्थ जो होगी बेटा नवंबर 1904 में इनका जन्म हुआ, डेथ हो गई मई 1996 में। और ये फेमस बोटनिस्ट है, यानी कि इन्होंने स्टडी की थी, बेसिकली अगर बोले तो बेटा प्लांट के एम्ब्रियोज की स्टडी की थी, ठीक है जी। तो प्लांट की एम्ब्रियोज या प्लांट से रिलेटेड स्टडी की थी, दैट्स व्हाई ही इज कंसीडर्ड एज द बोटनिस्ट। ही वाज फेमस बोटनिस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के फेमस बोटनिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने क्या क्या चीजों पे वर्क किया, ही वर्कड ऑन इम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि वही बोला आपको सॉरी बोला बेटा कि जितना भी प्लांट के एम्ब्रियो का जो भी फंक्शन कैसा होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, इन सारी बातों पे डिस्कस या विचार किसने किया था बेटा, डेवलपमेंट किसका किया हुआ है, आपके पंचनन माहेश्वरी भाई साहब का। एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो भी आपके एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, सीड, ठीक है जी, ओव्यूल, इनका क्या इंपॉर्टेंस है टेक्सोनॉमी में, प्लांट टेक्सोनॉमी में, इन्होंने ही बताया, क्लियर है जी। नेक्स्ट इन्होंने टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में भी बताया, कौन भैया, पंचनन माहेश्वरी, ठीक है। इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर किया था, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया बेटा, लैबोरेटरी के अंदर में कल्चर किया था, इमेच्योर एम्ब्रियो को बनाया था, यानी कि मैच्योर होने से जो पहले एम्ब्रियो होता है दैट इज इमेच्योर एम्ब्रियो, उसको डेवलप किया था टेस्ट ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब में, यानी कि लैब के अंदर में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टेस्ट, तो बोलेंगे बेटा टिश्यू कल्चर टेक्निक के माध्यम से इन्होंने
में टिश्यू कल्चर टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे सेम इन्वायरमेंट, सेम जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है आपके प्लांट के अंदर में, वो सारी कंडीशंस आपके लेबोरेटरी में प्रिपेयर की थी इन्होंने, और एक इमेच्योर एम्ब्रियो को बनाया था लैब के अंदर में। तो इसको हम लोग बोलेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्लियर है जी। और आज के ज़माने में क्या बात कहना बेटा, टिश्यू कल्चर टेक्निक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है जिसका इमेजिनेशन भी हम नहीं कर सकते। लेकिन शुरुआत किसने की थी? पंचनन माहेश्वरी ने। टेस्ट ट्यूब के अंदर में फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमेट को लिया, फीमेल गैमेट को लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में, जैसे ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है जी। टेस्ट ट्यूब के अंदर में प्लांट में से मेल गैमेट को फाइट किया, फिर फीमेल का गैमेट लिया, दोनों को क्या कर दिया? फर्टिलाइजेशन करा दिया। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? टेस्ट ट्यूब के अंदर में। फीमेल को थोड़ा बना देता हूँ, नीचे वाले मेल गैमेट्स हो गए, ऊपर वाले फीमेल गैमेट्स हो गए, दोनों आपस में कंबाइन होंगे, फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर में इन्होंने किया बेटा, वही टिश्यू कल्चर टेक्निक। एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर में, जैसे हम देखेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, बेटा जो भी पोलन ग्रेन्स होता है वो कहाँ आपके बेसिकली स्टिग्मा पे आते हैं, फिर स्टिग्मा से पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब से वो ओवरी के अंदर में। तो विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये भी आपका बताया किसने बेटा जी? पंचनन माहेश्वरी में। दैट्स व्हाई इन्होंने द इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन, यानी ओवरी के अंदर में पॉलिनेशन कैसे होगा? इंट्रा ओवरी यानी ओवरी के अंदर में, सीधे डायरेक्ट ओवरी के अंदर में पॉलिनेशन कैसे होगा, ठीक है। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में बताया, किसने बताया भाई? बताइए, पंचनन माहेश्वरी ने। तो इनको प्रणाम करेंगे, बहुत ही जरूरी है भाई साहब, क्योंकि बेटा ये इंडियन है और पूछा जा सकता है। पंचनन माहेश्वरी, इतने पॉइंट्स उनके बारे में मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने याद कर लिया तो बेटा आपका एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हो जाएगा। हमें कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे इस बात को। क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बेसिकली क्या क्या चीजें हमें इस टॉपिक में कवर करनी है? दो तीन चीजें कवर करनी है बेटा। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा लाइफ स्पैन। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्पैन? फिर सेकेंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे बेटा रिप्रोडक्शन और टाइप्स। भाई इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज asexual reproduction and sexual reproduction। क्लियर है जी? तो ये तीन चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, लाइफ स्पैन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है जी? तो एक आउटलाइन बना लीजिए कि एक्चुअली इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ स्पैन। इसको नोट डाउन करेंगे बेटा जी। चलिए बेटा जी, द नेक्स्ट टर्म विच वी हैव टू स्टडी दैट इज द, ये टर्म आपके एनसीईआरटी में केवल लाइफ स्पैन दे रखा है, लेकिन ये भी टर्म्स रिलेटेड है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बड़ा टर्म नहीं है कि आपको डरने की जरूरत है। पहला जो टर्म दे रखा है बेटा दैट इज द लाइफ स्पैन। समझने के लिए बस दो वर्ड याद काफी है भैया। एक याद रखना है बेटा बर्थ, दूसरे याद रखना है डेथ। यानी बर्थ से लेके डेथ तक का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द लाइफ स्पैन। जैसे हम अपनी बात करें, मेरा लाइफ स्पैन हो सकता है बेटा 50 साल हो, आपका लाइफ स्पैन 100 साल हो सकता है किसी का 80 साल हो। यानी सीधी सी बात है बेटा, बर्थ और डेथ के बीच का जो ड्यूरेशन है उसी को बोलते हैं बेटा लाइफ स्पैन। यानी जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ स्पैन कहते हैं। द पीरियड यानी कि बेटा वो समय, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ, बर्थ से लेके टू द नेचुरल डेथ,
नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। जैसे मान लीजिए हम एक बैक्टीरिया की बात करें, जैसे ई कोलाई होता है ना, 20 मिनट उसका लाइफ स्पेन होता है, फिर वो हर 20 मिनट में रिप्रोड्यूस करके नए नए ऑर्गेनिज्म बनाती रहती है। सुनिएगा जरा बेटा, अब अगर मान लीजिए आपके पास एंटीबायोटिक है, कहीं पे बैक्टीरिया है वहां पे छिड़क दिया, तो एंटीबायोटिक अपने वजह से मरा क्या? नहीं, वो हमारी वजह से मरा है, उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है। तो याद रखिएगा लाइफ स्पेन उसको कहते हैं, ठीक है? क्या होगा बेटा? द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ, यानी वो पहले बर्थ होगा, फिर उसकी ग्रोथ होगी, फिर मैच्योर होगा, फिर बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा सेनिसेंस जिसको कहते हैं, और सेनिसेंस के बाद फिर से वो उसकी डेथ हो जाएगी। ये पूरी जो लाइफ सर्किल है, ठीक है जी, यानी सीधा सा बस दो टर्म याद कर लीजिएगा, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन अलग अलग होती है। अभी हम एक पूरा चार्ट बनाएंगे और देखेंगे बेटा जी, क्लियर है जी? अभी हम देखने वाले हैं मैक्सिमम लाइफ स्पेन, ये मैंने बता दिया, बर्थ से नेचुरल डेथ, इनके बीच की जो ये लाइफ, ये ड्यूरेशन है, दैट इज द लाइफ स्पेन। मैक्सिमम लाइफ स्पेन, सुनिएगा, मैक्सिमम लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो मैक्सिमम लाइफ स्पेन होता है, ये हम किसी स्पीसीज का नापते हैं। मैक्सिमम लाइफ स्पेन इज मेजर्ड फॉर अ स्पीसीज। सुनिएगा, जैसे मैं और आप, हम दोनों होमोसेपियंस, यानी होमोसेपियन है, तो स्पीसीज कौन सा बेटा? होमो तो जीनस होता है, स्पीसीज क्या है? सेपियन स्पीसीज। मैं और आप सेपियन स्पीसीज में हैं। इसी तरह से सुनिएगा, हमारे बीच में से कोई एक बंदा या बंदी होगी जो सेपियन स्पीसीज की है, जो सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रही। ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम यानी सिंगल स्पीसीज है कोई भी, उस स्पीसीज का मात्र एक मेंबर जो सबसे ज्यादा एज तक जिया है, लीव किया है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मैक्सिमम लाइफ स्पेन। उसी जैसे मान लो हम और आप दोनों लोग हैं, क्या बेटा? सेपियन। एक सेपियन थे जिनका नाम है, मर गए हैं, जिनका नाम है जीने कॉलमेंट। जो रिकॉर्डेड डाटा है, ये 122 ईयर तक जिए थे। तो ये सेपियन स्पीसीज में सबसे ज्यादा दिन तक जीने वाले कौन है बेटा? जेन कॉलमेंट। इसी तरह से अगर मान लो बेटा फ्रॉग को हम लोग बोलते हैं राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना स्पीसीज में, जो टिग्रीना स्पीसीज है, उसके अंदर में सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाला कौन सा मेढक है? ठीक है जी, वही उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पेन कहलाएगी। सो किसी भी स्पीसीज का मात्र एक मेंबर जो सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहा हो, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम लाइफ स्पेन ऑफ दैट स्पीसीज। क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम लाइफ स्पेन ऑफ दैट स्पीसीज। इट इज द मेजर ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम वन मेंबर ऑफ अ स्पीसीज सर्वाइव, यानी किसी भी स्पीसीज का एक मेंबर सबसे ज्यादा दिन तक सर्वाइव किया है, उसी को उसकी क्या बोलेंगे बेटा? उस स्पीसीज की मैक्सिमम लाइफ स्पैन बोलेंगे। क्लियर है जी? एग्जांपल मैंने दे दिया, ह्यूमन बीइंग क्या है? एक स्पीसीज है। इस स्पीसीज में एक नाम है भैया जेने कॉलमेंट, जो कि रिकॉर्डेड डाटा 122 ईयर तक ये जिंदा रहे थे। तो अगर मैं बोलूं सेपियन स्पीसीज का मैक्सिमम लाइफ स्पैन कितना होगा, तो बोलेंगे आप 122 ईयर्स। क्लियर है जी? क्योंकि यहाँ तक एक आदमी जिंदा रहा था, ठीक है? अरे कई लोग तो 20 साल पे मर जाए, 30 साल पे मर जाए, 22 साल पे, लेकिन सबसे ज्यादा दिन तक कौन जिंदा रहता? ये जिंदा रहते। मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज 122 ईयर। क्लियर है जी? नेक्स्ट द सेकंड, दैट इज द एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि एवरेज निकालते हैं। एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स सर्वाइव्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। देखिए ये स्पीसीज का था, यहाँ पे हम पॉपुलेशन का निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे घर की पॉपुलेशन है 10 लोग, ठीक है? 10 लोग, कोई 20 साल जिंदा रहा, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, मान लो कोई 85 साल जिंदा रहा और फिर 50 साल बाद, तो ये 10 लोग हैं, ठीक है। जितना दिन तक ये लोग जिंदा रहे, ये दीज आर द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, और डिवाइड कर दो इसको टोटल नंबर से, कितने इंडिविजुअल हैं 10। तो अगर आप एवरेज नंबर निकाल रहे हो ईयर्स में, कोई 20 साल जिया, तो 30 साल जिया, 40 साल, सारे को जोड़ दीजिए, आपकी पॉपुलेशन में जितने भी हैं, जितने भी मेंबर्स हैं आपके पॉपुलेशन को, सबको जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द एवरेज लाइफ स्पेन। और एवरेज लाइफ स्पेन इंडियंस की अगर बात करें तो 69 ईयर के आसपास मानी जाती है। क्लियर है जी, क्लियर है ना जी। 69 के आसपास में, 70 भी लोग बोल देते हैं, 60-70 साल जी लिए, इससे ज्यादा क्या है। तो एवरेज लाइफ स्पेन क्या है, 60 से 70 साल के बीच में है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी, जैसे मान लो जो ऑर्गेनिज्म, यानी चलो एक ही ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो अफ्रीका में रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स जो इंडिया में रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स जो यूएसए में रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स जो जापान में रहे हैं, बेटा सबका लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग होता है। क्योंकि बेटा रहन सहन, खान पान, ये हर चीज बेटा वेरी करती है फ्रॉम, अगर बोले इंडिया में कितना वेरिएशन होता है खाने पीने में, तो सोचो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जाएंगे तो कितना ज्यादा वेरिएशन होता है। तो बेटा सबका एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कितने साल तक कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है, ये एक्सपेक्टेंसी कहलाएगी। एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इयर्स एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, मतलब कोई एक इंडियन है वो कितने साल तक सर्वाइव कर सकता है, ये एवरेज लाइफ स्पेन के बेसिस पे बताते हैं हम। ये ध्यान रखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, एवरेज लाइफ स्पेन पे डिपेंड करता है। इसके स्टैटिस्टिक्स से जो डाटा निकलता है, उसी डाटा के बेसिस पे हम कहते हैं कि हाँ इंडियंस जो है ना उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है, जो यूएसए के है ना उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतने है, यानी कि इतने साल तक वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ इयर्स एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं टू सर्वाइव बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एवरेज, यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एवरेज पे। ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स की बात करूं, पूरे वर्ल्ड को मिला के, देखो इंडियन का तो केवल इंडियंस का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 69 ईयर्स है, लेकिन ग्लोबली अगर बात करें, जितने भी पॉपुलेशन में आपके मेंबर्स हैं, स्पीसीज है होमो सेपियंस में, उन सबको ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को लिया गया, तो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ह्यूमन बींग्स की 72 ईयर्स, मतलब वो कहते हैं कि भैया 72 ईयर्स तक एक्सपेक्टेड लाइफ स्पेन है ह्यूमन बींग्स की। क्लियर है जी। तो ये तीनों टर्म्स आपको याद करने हैं। ये हम लाइफ स्पेन दे रखा है, मैक्सिमम लाइफ स्पेन समझ में आया, जो कि किसी भी स्पीसीज में जो सबसे ज्यादा दिन तक जिया होगा, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द मैक्सिमम लाइफ स्पेन। एवरेज निकाल सकते हैं पॉपुलेशन का, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एवरेज लाइफ स्पेन के बेसिस पे ही बताएंगे आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि भैया कितने समय तक कोई ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव बेस्ड ऑन देयर स्टैटिस्टिकल एवरेज। इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ह्यूमन बींग्स जो होगा, वो जो ग्लोबल एक्सपेक्टेंसी है ह्यूमन बींग्स की, कि जो ह्यूमन बींग्स होंगे वो ग्लोबली वो 72 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। क्लियर है जी। नोट डाउन कर लेंगे इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका लाइफ स्पेन के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स दे रखे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा ध्यान से सुनिएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन पूछी जा सकती है आपके एम्स में, या वैसे तो अब नीट ही होने वाला है तो उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर है जी। सुनिएगा, कई लोग सोचते हैं कि लाइफ स्पेन जो होता है ना वो डिपेंड करता है साइज पे। जैसे वो सोचते हैं, उनका मानना है कि ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा उसका लाइफ स्पेन होगा। सुनिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा जी, सुनिएगा, लाइफ स्पेन का कुछ भी लेना देना नहीं है टू साइज। कोई बड़ा है कोई छोटा है, जो बड़ा होगा उसको बड़े साइज होगी, जो छोटा होगा उसका जो बड़ा होगा उसका बड़ा लाइफ स्पेन होगा, जो छोटा होगा उसका छोटा लाइफ स्पेन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अगर ऐसा रहता है तो एक सिंपल सा मैं बात बताता हूँ। एलिफेंट, अगर आप
सुना होगा, एलिफेंट जो होती है 65 से 90 बरस तक जीता है। कितना बड़ा एलिफेंट होता है। टर्टवाइज की बात कर देते हैं। टर्टवाइज जो होता है वो 100 से लेके 150 साल तक जीता है। वो तो उससे छोटा ही होता है ना भाई, हाथी से तो छोटा ही होगा ना, है कि नहीं है। चलिए हाथी छोड़ दीजिए, हाथी अगर बात करें, डॉग की बात कर लो। डॉग है, डॉग जो होता है वो जी सकता है 20 से 30 ईयर के बीच में। क्लियर है जी। और एक पैरट होता है, पैरट समझ रहे हो, पैरट जो होगा वो जिंदा होता है 140 तक। भाई डॉग से तो छोटा है ना, तो ऐसा मत समझना कि भैया जो बड़ा साइज का होगा उसका लाइफ स्पेन बड़ा होगा, नहीं। जो छोटा होगा उसका लाइफ स्पेन छोटा होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। कह रहा है लाइफ स्पेन का कुछ भी लेना देना नहीं है, इट इज नॉट कोरिलेटेड विद द साइज। क्योंकि क्रो और दूसरा हम बात करें पैरट, दोनों लगभग सिमिलर साइज के होते हैं, लगभग सिमिलर साइज के होते हैं, लेकिन इनका लाइफ स्पेन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। बेटा क्रो का लाइफ स्पेन मात्र 15 साल होता है और पैरट का जो होता है लाइफ स्पेन 140 ईयर होता है, 140 ईयर। सोचिए, लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। ये कोरिलेटेड नहीं होता है साइज के साथ में। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, येट देयर लाइफ स्पेन शोज अ वाइड डिफरेंस। लाइफ स्पेन क्रो का 15 ईयर है, पैरट का 140 ईयर है। तो याद रखिएगा साइज से लाइफ स्पेन का कोई लेना देना नहीं है। एक और एग्जांपल दे रखा है, सिमिलरली अ मैंगो ट्री, जो मैंगो ट्री का शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है, शॉर्टर में भी देखिए कितना है, नियर अबाउट 200 साल, ठीक है जी, एज कंपेयर टू द पीपल ट्री। कंपेयर कर रहा है पीपल ट्री से। पीपल ट्री का लॉन्गर लाइफ स्पेन होता है, 1500 साल से लेकर 2000 ईयर तक ये जिंदा रह सकता है। सो लाइफ स्पेन दोनों का अगर आप साइज देखोगे लगभग सेम होता है, मैंगो और आपका पीपल लगभग सेम होता है, लेकिन लाइफ स्पेन देखिए, मैंगो ट्री मात्र 200 साल और भैया पीपल ट्री 1500 से लेके 2000 साल तक जिंदा रह सकता है। क्लियर है जी। तो याद रख लीजिएगा, पहला पॉइंट याद रख लीजिएगा, लाइफ स्पेन इज नॉट रिलेटेड विद द साइज ऑफ एनी एनिमल। क्लियर है जी, साइज से लेना देना नहीं है। क्लियर है, पैरट और क्रो सेम साइज के, लगभग सेम साइज के होते हैं। और देखिए लेकिन इनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पैरट 140 साल, क्रो 15 साल। और बेटा जो दूसरा दे रखा है दैट इज द मैंगो ट्री और पीपल ट्री को कंपेयर किया है। मैंगो मात्र 200 साल तक जिंदा रह सकता है, पीपल ट्री 1500 से लेकर 2000 ईयर तक जिंदा रह सकता है। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में अभी बात करने वाले हैं कि भैया चाहे कुछ भी लाइफ स्पेन हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कितना भी दिन का लाइफ स्पेन हो, लेकिन डेथ जो है वो सर्टेन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो आया है वो जाएगा, है ना जी। कई लोग कहते हैं ना क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, हाँ वही तो, घमंड किस बात का करें। तो जो आया है वो जाएगा, यानी बेटा डेथ जो है ना वो सर्टेन होती है। हर ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ स्पेन जीने के बाद उसकी जब लाइफ स्पेन कंप्लीट होती है तो उसकी डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है। क्लियर है जी। तो वो पढ़ेंगे कि भैया व्हाट एवर बी द लाइफ स्पेन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म द डेथ इज सर्टेन। लेकिन एक वही एनसीईआरटी लिख देती है बट करके, बड़ा मजा आता है एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। बट एक एक्सेप्शन दे देती है बेटा जी, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई कहता है कि कोई इमोर्टल नहीं है, लेकिन वहीं पे एक्सेप्शन दे देती है, इमोर्टल मतलब कोई भी अमर नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करके लिख देती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। चलिए बेटा, ये एक और बहुत ही अहम लाइन दे रखी है, इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, जहां से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। व्हाट एवर बी द लाइफ स्पेन, कुछ भी लाइफ स्पेन हो, 10 दिन हो, 20 दिन हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, 100 साल हो, कुछ भी हो, डेथ
परम सत्य है कि मृत्यु होगी। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। हमेशा बर्थ अगर हुई है तो डेथ होगी। दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल यहाँ पे नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है बेटा जी, वो कह रहा है वो इमोर्टल है, वो मरते नहीं है। सुनिएगा, यानी इनकी नेचुरल डेथ नहीं है सिंगल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो कोई भी बैक्टीरिया की अगर बात कर ले वैसा, तो वो उनके अंदर में एक फिजन होता है, दैट इज द बाइनरी फिजन, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी बाइनरी फिजन से वो दो नए इंडिविजुअल बना लेते हैं। क्लियर है जी? जरा इस बात को समझिएगा। जैसे मैं बताता हूं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी, अमीबा, ये मान लीजिए हमारा पेरेंट अमीबा है। बेटा जी, जब ये पेरेंट अमीबा मैच्योर करता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये सेम अमीबा डिवाइड करके दो डॉटर अमीबा बना लेता है। जी, ये न्यूक्लियस है बीच में जो दिख रहा है आपको, कितनी मिल रहा है, ये भी डॉटर सेल, और ये भी क्या बेटा, डॉटर सेल। अब अगर मैं बोलूं बेटा जी, जरा सुनिएगा, ये मान लीजिए, मैं स्टिक से दिखाता हूँ, ये देखो, ये मान लीजिए दोनों नहीं है, इसको आपको दोनों को मिला को एक मानना है। जैसे मान लीजिए ये कोई पेरेंट अमीबा है, क्या बेटा जी, पेरेंट अमीबा। जब ये धीरे धीरे मैच्योर होगा, तो मैच्योरिटी के बाद में ये सेम पेरेंट अमीबा स्प्लिट कर गया दो अमीबा में, तो बेटा पहले वाला कहाँ गया? भैया मैंने क्या बोला, फिर से समझिएगा। ये कोई सिंगल अमीबा है, क्लियर है जी? जैसे जैसे ये मैच्योर होगा, आफ्टर अटेनिंग द मैच्योरिटी, इसमें बाइनरी फिजन होगा और वो डिवाइड कर जाएगा दो में। बेटा पेरेंट कहाँ गया? पेरेंट की आइडेंटिटी रहेगी क्या? बेटा पेरेंट ही डिवाइड किया है दो डॉटर सेल में। ये जो प्रोसेस होता है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज द बाइनरी फिजन, ठीक है जी? तो जैसे ही पेरेंट अमीबा मैच्योर होता है, ये खुद को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। तो बेटा अब इस जो पेरेंट अमीबा को मैं खोजता रह जाऊंगा दिया बाती लेके, आपको ये पेरेंट अमीबा कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा ये पेरेंट अमीबा ही तो किसमें डिवाइड हुआ है? डॉटर सेल में। तो इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी बची क्या? कोई भी फिजिकल आइडेंटिटी बची क्या? पेरेंट अमीबा अब बचेगा क्या? क्योंकि पेरेंट अमीबा खुद डिवाइड हो गया है दो डॉटर सेल्स में, तो पेरेंट अमीबा की फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। तो जो है ही नहीं वो मरेगा क्या बेटा जी? जो है ही नहीं वो मरेगा क्या बेटा जी? यानी नॉट फिजिकल आइडेंटिटी, यहाँ पे इसकी फिजिकल आइडेंटिटी है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही ये पेरेंट अमीबा मैच्योर होता है, ये मैच्योर होगा, खुद स्प्लिट करके दो डॉटर सेल्स में टूट जाएगा। दैट्स व्हाई देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ, अब बचा क्या? एग्जिस्टेंस है क्या पेरेंट अमीबा का? नहीं, क्योंकि वही पेरेंट अमीबा किसमें बन गया बेटा? डॉटर सेल में। तो पेरेंट अमीबा का यहाँ पे एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो बेटा जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो बेटा वो मरेगा कहाँ से? लेकिन हम अपनी बात करें तो सुनिएगा, ये कह रहा है पेरेंट अमीबा से जो डॉटर सेल्स बन गई, तो यही बात कर रहा है कि whatever be the life spent, death of every individual is certain, no individual is immortal except single cell organism। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, ये इमोर्टल है, क्योंकि इनकी डेथ पॉसिबल नहीं है, नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये मत समझ लेना कि एंटीबायोटिक डाल दिए तो मर गए, वो पॉसिबल है, नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि बेटा जी पेरेंट अमीबा जब मैच्योर होता है तो खुद ही स्प्लिट करके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है। तो बेटा जो पेरेंट था वो दो में डिवाइड हो गया, तो पिछला पेरेंट बचा कहाँ, तो जो है ही नहीं उसकी डेथ क्या होगी। क्लियर है जी। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, जैसे मान लो मेल है कोई, फीमेल है कोई, मान लो हमारे मदर और फादर है, ठीक है जी। हमारे पापा ने स्पर्म दिया, हमारे मम्मी ने प्रोड्यूस किया एग या ओवा, दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, क्या हुआ बेटा जी, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, एम्ब्रियो, मैं बन गया मान लो, ठीक है जी, एम्ब्रियो या बेबी बन गया। क्लियर है जी। तो बेटा मेरे जन्म के बाद क्या मेरे मम्मी पापा मर जाते हैं क्या, नहीं ना। यानी यहाँ पे जो हमारे मम्मी हैं या मेरे जो पापा हैं, यानी ये पापा और यहाँ पे मम्मी, बेटा रिप्रोडक्शन के बाद में भी इनका एग्जिस्टेंस है, क्या बेटा जी, ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका एग्जिस्टेंस है, इनका भी एग्जिस्टेंस है। तो ये दोनों सरवाइव करते हैं बेटा, और फिर ये इनका बुढ़ापा आएगा तब इनकी डेथ होगी। तो हमारे पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस है, लेकिन बेटा जो पेरेंट अमीबा है वो खुद ही डिवाइड हो गया डॉटर सेल में, सो यहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसकी डेथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे मेल और फीमेल, जैसे मेरे मम्मी और पापा, उन्होंने जन्म दिया मुझे, लेकिन मेरे को जन्म देने के बाद में भी वो दोनों लोग जिंदा है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसीलिए वो बूढ़े होंगे, फिर उनकी डेथ होगी। क्लियर है जी। लेकिन बेटा यहाँ पे जो पेरेंट अमीबा है वो खुद ही दो में डिवाइड हुआ है, तो कुछ समय बाद दिया बाती लेके ढूंढते रहना, आप पेरेंट अमीबा को नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि सेम पेरेंट अमीबा डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में, तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसकी डेथ ही नहीं हो सकती। भैया इनकी डेथ होती है क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है। क्लियर है जी। नोट डाउन कर लीजिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, इमोर्टल, लेकिन हम लोग क्या है मल्टी सेलुलर, तो हमारी डेथ पॉसिबल है, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट इमोर्टल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल। इस पॉइंट को लिखिएगा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है जी। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं बेटा। चलिए बेटा जी देखते हैं, यहाँ पे जो पेज नंबर 3 होगा शायद, वहाँ पे आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं 4th पे, और छोड़ रखा है, बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी है। तो मैंने एक एक का एवरेज लाइफ स्पेन जो होगा ना बेटा, अप्रोक्सीमेट जो लाइफ स्पेन होगा ईयर्स में, यहाँ पे मैंने दे रखा है, आपको बेटा लर्न करना है। क्यों लर्न करना है, क्योंकि बेटा यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनका लाइफ स्पेन अप्रोक्सीमेट कितना होता है। क्लियर है जी। चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा बेटा एलिफेंट, बना के दे रखा है 65 से 90 ईयर, 65 to 90 ईयर्स, रोज 5 to 7 ईयर्स, डॉग 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक 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 वीक, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, ये वीक में है, वीक में 1 से 2 वीक, क्रो 15 साल, पैरट 140 ईयर, काउ 15 से 25 ईयर, बनाना ट्री 20 से 25 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 62 ईयर्स, फ्रूट फ्लाइज ये भी डेज में है बेटा 20 to 30 डेज, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स, टर्टवाइज 100 to 150 ईयर, और बनियान ट्री 200 से लेके 300 ईयर्स। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पेन दे रखा है बेटा आपको, जो भी यहाँ पे दे रखा आपकी बुक में वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। अगर आप ये एक बार पढ़ लेते हैं बेटा मोर देन सफिशिएंट है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, याद तो करना ही पड़ेगा बेटा, मुझे एग्जाम नहीं तुम्हें देना है। क्लियर है जी। तो इसको एज इट इज, देखो मैंने एक चीज तो आसान कर दी बेटा, ढूंढ ढूंढ के लिखते हैं, मैंने हर चीज को यहाँ पे लिख के दे दिया है, आपको बस पढ़ना है, तो पढ़िए और इसको याद करिए। क्लियर है, नोट डाउन करेंगे बेटा।
चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो देखिए बेटा, रिप्रोडक्शन से आप भी फेमिलियर हैं, मैं भी फेमिलियर हूँ और रटते आ रहे हैं, पूरा रटते आते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। यही रटते आते हैं, ठीक है। मेरे को देखो, मैंने कैसे याद किया था, जैसे मैं मान लो, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के घर में भी जैसे मान लो आपके मम्मी पापा हैं, कभी आपको काम करने के लिए बोल दिया कि बेटा ये काम कर दो, बेटी ये काम कर दो, ठीक है। अगर आप वो काम कर रहे हो और अच्छे से नहीं किया तो बेटा क्या कहते हैं, गधे हो क्या, करने नहीं आता है कुछ भी। और लड़कियों को गधी भी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कह देते हैं लोग, मम्मी भी कह देती है गधी हो क्या। तो बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके सामने हंसने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हंसोगे तो मार खाओगे, ठीक है। एक तो डांट पड़ रही है, उसके बाद हंस रहे हो तो मार तो खानी ही है, ठीक है जी। तो हंसना नहीं है। आपको एक चीज याद करना है, रिप्रोडक्शन का एक डेफिनेशन है, ध्यान से। इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which any living organism give birth to young one of its own kind, ठीक है जी। अपने ही तरह, जैसे अगर कोई हॉर्स है तो किसी हॉर्स को ही जन्म देगा, कुत्ता है तो कुत्ते को ही जन्म देगा, क्लियर है जी। काऊ है तो काऊ लाइक स्ट्रक्चर को ही, काफ को ही जन्म देगी, क्लियर है। फिर एलिफेंट है तो एलिफेंट को ही जन्म देगा। यानी सिमिलर, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटा अगर आपके मम्मी और पापा ने आपको गधा या गधी बोला हो तो एक बार और डेफिनेशन पढ़िए। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। तो मजा आ जाएगा बेटा जी कि मैं अगर गधा हूँ तो पापा आप भी तो गधे हैं, कैसे, क्योंकि बेटा जी अभी तो पढ़ा, रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस जहाँ पे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो इफ आई एम अ डोंकी देन पापा एंड मम्मी व्हाट यू आर आल्सो अ डोंकी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन इज बेसिकली फॉर्म बाय टू वर्ड्स, री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड अगेन, री एग्जाम होता है ना, जैसे आप कभी फेल हो गए तो री एग्जाम कराया जाता है कि आप पास हो जाओ। तो री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स टू फॉर्म। तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली फॉर्म बाय टू वर्ड, री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मतलब टू फॉर्म। यानी यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है जी, वो क्या करेगा बेटा, रिप्रोड्यूस करेगा ऑर्गेनिज्म को, ऑफ स्प्रिंग को, लेकिन वो सारे ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई सांप है तो नेवला को जन्म नहीं देगा, अगर कोई नेवला है तो सांप को जन्म नहीं देगा, सांप होगा तो सांप को ही जन्म देगा, क्लियर है जी। तो ये एक प्रकार का प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव करता है बर्थ टू द यंग वन या ऑफ स्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, क्लियर है जी। अब जो ऑफ स्प्रिंग आया है, जैसे मैं भी आया था तो बेसिकली बेटा 2-2.5 किलो का था, ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ा, मास बढ़ा, ठीक है, मेरी हाइट बढ़ी, ठीक है जी। तो भैया वेट का बढ़ना, मास का बढ़ना या हाइट का बढ़ना, उसको कहते हैं बेटा ग्रोथ होना। क्या होता है, ग्रोथ होना। यानी कि जितने भी ऑफ स्प्रिंग आएंगे उनकी क्या होगी, ग्रोथ। और जैसे मैं अगर बात कर लूँ तो बेटा जब मैं नियर अबाउट प्यूबर्टी की एज पे पहुंचूंगा तो सेक्सुअल मैच्योरिटी वाली स्टेज आ जाएगी, और कोई भी एक फीमेल होगी वो भी नियर अबाउट 12-13 साल की होगी, तब वो प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, तब वो सेक्सुअली मैच्योर होगी। तो दो लोग मिलेंगे, एक मेल और फीमेल, ठीक है जी। तो मेल ने अपना गैमेट प्रोड्यूस किया स्पर्म, फीमेल ने अपना गैमेट प्रोड्यूस किया ओवा। जब दोनों मिलेंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा, क्लियर है जी। तो बेटा सबसे पहले क्या हुई, बर्थ, उसके बाद क्या हो गया, ग्रोथ। फिर तीसरा, हम बेटा रिप्रोडक्शन के लिए तभी जाएंगे ना जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे। थर्ड दैट इज द सेक्सुअल मैच्योरिटी। अब सेक्सुअली अगर मैच्योर हो गए हैं, लड़का और लड़की मैच्योर हो गया है, यानी मैच्योर का मतलब क्या हो गया कि लड़के में स्पर्म बनने लगा और लड़की में ओवा बनने लगा है, तो कांड हो सकता है, क्लियर है जी। तो बेटा जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन होगा तो फिर नया ऑफ स्प्रिंग आ जाएगा, क्लियर है जी। फिर अभी हमने बताया कि हमारा एग्जिस्टेंस तो है ना, रिप्रोडक्शन के बाद में हमारा क्या आएगा, बुढ़ापा, सेनिसेंस, क्लियर है जी। और सेनिसेंस के बाद में डेथ आ जाएगी। तो यही एक साइक्लिक इवेंट चलता रहता है, देखेंगे। 10 ऑफ स्प्रिंग ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी,
इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। Thus there is a cyclic event in the life cycle या लाइफ स्पेन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। बर्थ होगी, फिर ग्रोथ होगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, रिप्रोडक्शन आएगा, सेनिसेंस का मतलब होता है बुढ़ापा, और लास्ट में क्या आ जाएगी बेटा, डेथ, और राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि डेथ ही परम सत्य है। क्लियर है जी। रिप्रोडक्शन इनेबल्स करती है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि ये स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है। देखिए कैसे, अगर मैं बात बोलूं सुनिएगा, जैसे इवोल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि हमसे जो पहले हमारे पूर्वज थे वो होमो हैबिलिस थे, होमो इरेक्टस थे। जो हमारे जैसे सेपियन स्पीसीज आए थे वो नियर अबाउट आइस एज, यानी कि 75,000 ईयर्स अगो पहले पहला होमोसेपियन आया था। लेकिन 75,000 ईयर्स अगो पहले और आज भी वो होमोसेपियन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी। अगर नियर अबाउट बोले तो लाइफ स्पेन अगर मैं मानता हूँ 90 साल, तो 90 साल में तो खत्म हो जाना चाहिए था ना बेटा, लेकिन नहीं खत्म हुआ। मान लो हम जो पहला लिविंग जो सेपियन आया वो आया था 75,000 ईयर्स अगो पहले। अब अगर उसमें जोड़ दें 90 ईयर्स जोड़ दें भैया, यहां तक तो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल अभी भी हम एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें बेटा 2020 की और 2020 की, और हमारा जन्म या सेपियन कब आए थे, ईयर्स अगो, 75,000 ईयर्स अगो, आज से 75,000 साल पहले की बात है जब पहला सेपियन स्पीसीज आया था। क्लियर है जी। लेकिन अभी 2020 तक अभी तक सेपियन स्पीसीज सरवाइव कर रही है। क्यों बेटा जी, क्यों? क्योंकि हम में एक चीज है, क्या बेटा जी, हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं बेटा जी, रिप्रोडक्शन। दो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन। क्लियर है जी। अब ये मान लो मेरे मम्मी, ये मान लो मेल है कोई, ये मान लो फीमेल है, मदर है और ये फादर है। ठीक है जी, मदर है और ये फादर है। इन्होंने चिंटू को प्रोड्यूस किया, मान लीजिए मैं हूँ चिंटू। ठीक है जी, मदर फादर मिले तो चिंटू आया। फिर कुछ समय बाद इन दोनों की डेथ हो गई, लेकिन तब तक ये मैच्योर हो गया, इसलिए किसी कुकी लड़की से इसका टाका भिड़ गया। तो अब चिंटू और कुकी जो कि एक लड़की है, इन दोनों ने किया, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर रिप्रोडक्शन हुआ। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन चलते आ रहा है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से जो सेपियन स्पीसीज है अभी तक क्या है बेटा जी, कंटिन्यू है। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जैसे दो ऑर्गेनिज्म मिले, नया ऑर्गेनिज्म बना, फिर ये नया ऑर्गेनिज्म मैच्योर होगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फर्टिलाइज होगा, फिर नया ऑर्गेनिज्म आएगा, फिर वो दोनों मर गए, फिर नया आएगा, फिर नया। तो इस तरह से बेटा रिप्रोडक्शन लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। इस बात को लिखेंगे, रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, क्योंकि हमेशा ये कंटिन्यू करता है स्पीसीज। जैसे मान लो मैंने लिखा था कोई भी एक मेल हो, कोई भी एक फीमेल हो, ठीक है जी, उन्होंने अपनी लाइफ इसने प्रोड्यूस किया स्पर्म, अपने लाइफ स्पेन में इसने प्रोड्यूस किया भैया एग या ओवा, फिर ये दोनों आपस में आए और क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद में क्या बना बेटा जी, एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो फर्दर, मान लो ये दोनों मर गए, मेरे मम्मी पापा मर गए, बोले बेटा मैं तो हूँ, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप होगा किसी दूसरे लड़की से। तो मान लीजिए मेल था, मेल एम्ब्रियो था, किसी ने फीमेल को जन्म दिया होगा, फिर फीमेल किसी फीमेल के साथ में रिप्रोडक्शन होगा। तो बेटा इस तरह से क्या होगा बेटा, स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी होगी वो ब्रेक नहीं होगी। अगर मान लो आज 2020 है, आज की गवर्नमेंट कहते हैं कि आज के बाद कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बैन कर दो, रिप्रोडक्शन बैन, काम खत्म। तो क्या होगा बेटा जी, सब लोग अपना अपना एवरेज लाइफ स्पेन जो होगा जिएगा, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 90 साल, कोई 100 साल बेटा। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो मैक्सिमम जितने आपके सेपियन स्पीसीज के लोग हैं वो अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे
तो वो अपनी लाइफ जिएंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो बेटा कुछ समय बाद यहाँ पे कोई स्पीसीज पाई जाएगी क्या सेपियन नाम की? नहीं पाई जाएगी ना। तो याद रखिएगा, हम बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, चलती रहे। इस बात को नोट डाउन करेंगे बेटा जी। चलिए बेटा जी, अब 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा जी, क्योंकि हम स्किप नहीं कर सकते कुछ भी पॉइंट को। यहाँ पे दे रखा है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। यानी ये कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है बेटा जी। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, दूसरा इंटरनल फिजियोलॉजी और तीसरा सेवरल अदर फैक्टर्स। देखिए, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट की बात करें बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं बात करूं पोरीफेरंस यानी स्पॉन्जेस, बेसिकली वो मैराइन होते हैं। तो बेटा वो कहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे या कहाँ उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल कुछ भी हो, तो बेटा वो अपने एग्स को ले करेंगे। मछलियाँ एक्वेटिक होती हैं, तो वो अपने एग्स को कहाँ ले करती हैं, वाटर वाले हैबिटेट में। हम अपनी बात करें तो बेटा हमारे अंदर में क्या होता है भाई, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं, और जो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस। तो बेटा जो टेरिस्टेरियल ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, जो एक्वेटिक होंगे उनमें अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। यानी किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया एक्चुअली में वो ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहा है, तो उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। सेकेंड, दैट इज द इंटरनल फिजियोलॉजी। देखिए, अगर मैं बात बोलूं, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसके अंदर में यूटरस नहीं है, यानी बेटा उसके अंदर में इतना स्पेस नहीं है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर में इतना स्पेस नहीं है ताकि वो किसी भी बेबी को इम्प्लांट कर सके। तो क्या करेगा बेटा, वो अपने एग्स को या जो भी गैमेट होंगे उसको या स्पर्म को कहाँ फर्टिलाइजेशन कहाँ करेगा, बॉडी के बाहर। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर में होगा, जैसे हम लोग हो गए तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जैसे कि फिशेस हो गए, टर्टल हो गए, टर्टवाइज हो गए, इनमें बॉडी के अंदर में एम्ब्रियो को नहीं कर पाते हैं, यानी कि बेसिकली यूट्रस नहीं है या स्पेस नहीं है, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एबिलिटी नहीं है ताकि वो होल्ड कर पाए इन बेबीज को। तो वो क्या करते हैं बेटा, गैमेट को बाहर, स्पर्म और एग दोनों फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, पानी में होगा। तो बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी दूसरा जो बात है बेटा कि इंटरनल फिजियोलॉजी, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होने वाला है कि इंटरनल होने वाला है। अगर स्पेस है बॉडी के अंदर में तो क्या होगा बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि हम लोगों में होता है। लेकिन अगर स्पेस नहीं है यानी या गैमेट्स बाहर में एक्सपोज हो रहे हैं तो दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है जी। द लास्ट सेवरल अदर फैक्टर्स, ये नहीं दे रखा है, बस लिखा हुआ है। देखिए बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सेक्स जो होता है ना, सेक्स वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। जैसे बात करेंगे बेटा टर्टल की बात करेंगे, तो टर्टल अपने एग को अगर इंक्यूबेट कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके अंदर में जो एम्ब्रियो डेवलप होगा दैट विल बी द मेल टर्टल। हैचिंग के बाद में जो आएगा, जो बच्चा आएगा वो मेल होगा। लेकिन बेटा अगर टर्टल जो है, टर्टल अपने एग को इंक्यूबेट कर रहा है 31 डिग्री सेल्सियस यानी कि लार्ज टेम्परेचर पे, तो बेटा वहां जो हैचिंग के बाद में एम्ब्रियो आएगा दैट विल बी फीमेल टर्टल। तो यहाँ पे टोटली सेक्स जो डिटरमाइन हुआ है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बेटा, टेम्परेचर पे। तो सेवरल अदर फैक्टर्स में मैंने टेम्परेचर लिख रखा है जो अफेक्ट कर सकता है किसको बेटा जी, कि किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है जी। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है बेटा, हम पढ़ते हैं मोनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, सारे तो लिविंग ही है इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। एंड ईच ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, भैया
कोई स्पोर से करते हैं, कोई एस्को स्पोर, कोई बेसिडो स्पोर्स, पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी। कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई पार्थिनोजेनेसिस, ये सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म ने अपना एक मैकेनिज्म इवॉल्व किया है टू मल्टीप्लाई, यानी अपने आप को 1 से 2, 2 से 4 करना, एंड प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है जी? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बेटा, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले इसको नोट डाउन करेंगे बेटा जी। चलिए बेटा जी देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं और इसको डिटेल में हम अभी करेंगे, ठीक है जी? तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस जान लेते हैं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल, देखो जैसे ही रिप्रोडक्शन की बात होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ 2 लोग मिलेंगे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ 1 ही लोग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बहुत सारी चीजें माइन्यूटली एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है। देखिए रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट दे रखा है, ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट। अगर सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि सेक्सेस उनके अपोजिट होंगे, एक मेल या फीमेल, तो गैमेट्स भी 2 होंगे, आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, तो वो होगा बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है जी? यहाँ पे सिंगल पेरेंट, यहाँ पे 2 पेरेंट, पहला पॉइंट। हेयर ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें गैमेट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमेट बन भी सकता है, गैमेट नहीं भी बन सकता है। लेकिन बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो उसमें गैमेट्स पक्का बनेगा, मेल के अंदर में मेल गैमेट, फीमेल के अंदर में फीमेल गैमेट, या एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, टेपवर्म हो गया। क्लियर है जी? तो इनके सिंगल ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ गैमेट बनेगा, चाहे मेल फीमेल गैमेट एक ऑर्गेनिज्म में बने, ठीक है, दैट इज बाइसेक्सुअल, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बने दैट इज यूनिसेक्सुअल, लेकिन गैमेट हमेशा बनेगा। यहाँ पे बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय सेम इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म बनाएगा, जैसे बाइसेक्सुअल अर्थवर्म और टेपवर्म, या मान लीजिए ये मैंने जो बनाया है ये मान लीजिए अर्थवर्म है, ठीक है जी? दिख रहा है? ऊपर है मेल सेक्स ऑर्गन तो क्या बनाएगा? मेल गैमेट। नीचे है फीमेल सेक्स ऑर्गन तो क्या बनाएगा? फीमेल गैमेट। लेकिन एक ही अर्थवर्म में दोनों है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बेटा जी बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में अगर 2 सेक्स हैं तो दैट इज नोन एज द बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी अगर मान लीजिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अगर क्या बोल रहे हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी जैसे हम अपनी बात करें, मैं मेल हूँ, कोई एक फीमेल होगी, ठीक है जी? वो मेल ने अपना गैमेट प्रोड्यूस किया स्पर्म, फीमेल ने अपना गैमेट प्रोड्यूस किया ओवा, ठीक है जी? तो यहाँ पे 2 गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हुए हैं, तो ऐसे को बोलते हैं क्या बेटा जी? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, लेकिन अपोजिट सेक्स याद रखिएगा, ठीक है जी? यहाँ पे एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डज नॉट टेक्स प्लेस, यहाँ पे कभी भी फ्यूजन नहीं होगा गैमेट्स का, लेकिन यहाँ पे बेटा फ्यूजन हमेशा होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली बोल रखा है कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बेटा ये हमेशा सच नहीं है, अभी हम देखेंगे क्यों सच नहीं है। क्लियर है जी? क्लियर, अभी देखेंगे। यहाँ पे बोला है कि 2 पेरेंट, जरूरी नहीं है, क्योंकि बेटा जब हम बात करेंगे टेपवर्म की, तो टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन में रहता है बेटा, तो बेटा ऐसा होता है क्या, टेपवर्म के अंदर में भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है, और वो जनरली खुद, अब भैया ऐसा थोड़ी ना है कि एक टेपवर्म है
तो कहेगा अरे यार ह्यूमन मुझे थोड़ा मोहल्लत दो, मैं बाहर निकल के जाता हूँ, किसी के साथ मैं रिप्रोडक्शन करके तुम्हारे अंदर में फिर आ जाऊंगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक है जी। तो जो टेपवर्म ह्यूमन की बॉडी के अंदर में है, ठीक है जी, वहां मान लो कोई और टेपवर्म नहीं है, क्लियर है, और एक टेपवर्म है उसके अंदर में मेल और फीमेल गैमेट दोनों बने हुए हैं, तो उनके अंदर में क्या होगा बेटा, तो कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। तो बेटा आप बताइए सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर में फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये बात गलत हो जाएगी ना। व्हेन टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जरूरी नहीं है सिंगल पेरेंट जो होगा आपके उसके अंदर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हो सकता है, जैसे कि हमने बात की किसकी बेटा जी, ऑब्वियसली टेपवर्म में, किसमें भी देखेंगे, टेपवर्म में। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वो आइडेंटिकली यानी कि एकदम सिमिलर होते हैं टू दियर पेरेंट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखेंगे तो वेरिएशन की बात आती है, तो इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे लेस वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जरा सुनिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए मत। सेक्सुअल यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग आते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग आएगा उनके अंदर में बहुत ही कम वेरिएशन पाया जाता है, लेस वेरिएशन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे बेटा, इनके अंदर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, मोर वेरिएशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग बनता है उसके अंदर में ज्यादा वेरिएशन क्यों आता है, जरा समझिएगा। एक सिंपल सा पॉइंट है, जैसे यहाँ पे बेटा मेल है, ये मान लीजिए बेटा फीमेल है, मेल अपना गैमेट प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्पर्म, फीमेल अपना गैमेट प्रोड्यूस करेगी एग या ओवा, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। बेटा हमेशा याद रखें गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड, यानी ये एग जो होगा ये भी हैप्लॉइड है, स्पर्म है ये भी क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड है। तो दोनों क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड का मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 कहाँ से आते हैं, फीमेल से, हैप्लॉइड। ये भी यहाँ से कितना होगा, स्पर्म के अंदर में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम। इसके बाद जो बेबी बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के बाद में जो बेबी आएगा, बेटा ये जो बेबी बना है इसके अंदर में आधा कैरेक्टर्स किसके हैं, 23 क्रोमोसोम्स किसके हैं, पापा के, और 23 क्रोमोसोम्स किसके हैं, मम्मी के। तो बेटा ये जो बेबी आया है ये टोटली किसकी तरह नहीं होगा, ना मदर की तरह होगा ना फादर की तरह होगा, इसके अंदर में दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। यानी बेसिकली जो बेबी होता है इट इज क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल यानी कि 23 क्रोमोसोम आएगा फादर से, 23 क्रोमोसोम आएगा मदर से। इसीलिए बोलते हैं लोग कि भैया दांत सॉरी माउथ इसका पापा की तरह मिल रहा है, चीक इसका इसकी तरह मम्मी की तरफ मिल रहा है, कान इसके दादाजी की तरह मिल रहा है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा कुछ कैरेक्टर्स आपके फादर वाली फैमिली से आएगा, कुछ कैरेक्टर्स कहाँ से आएगा, मदर वाली फैमिली से। तो ये जो बेबी आएगा वो क्या हम एकदम अपने पापा के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं क्या, नहीं होते हैं ना, मम्मी की तरह एकदम दिखते हैं क्या, नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे क्यों हम अलग दिखते हैं, क्योंकि बेटा कुछ कैरेक्टर्स मेल्स के होते हैं, पापा के होंगे, कुछ कैरेक्टर मम्मी के होंगे, दैट्स व्हाई वी आर स्लाइटली वेरिएंट। हम लोग क्या होंगे, हमारे अंदर में वेरिएशन होगा टू दैट आवर पेरेंट्स। लेकिन अगर बात करेंगे बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, से बाइनरी फिजन है, अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा है, ठीक है जी, ये मान लीजिए पेरेंट अमीबा है,
इसके अंदर में ये है बेटा न्यूक्लियस। क्लियर है? देखिए बेटा जैसे जैसे पेरेंट अमीबा मैच्योर होगा तो ये इसका साइज, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ने लगेगा, तो बेटा ये जो न्यूक्लियस होगा वो सारे सेल का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले बाइनरी फिजन में क्या होता है, न्यूक्लियस एक से दो में टूट जाता है, यानी न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कैरियोन। क्या बोलते हैं बेटा जी? कैरियोन बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा, यानी एक न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियस में टूट जाएगा बेटा? 2 न्यूक्लियस में। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा, जहां पे एक सिंगल न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में ब्रेक करता है, दैट इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी? तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो जैसे मैं बोलूं एक छोटा सा परिवार है तो एक बंदा कमाने वाला है तो काम चल जा रहा था, लेकिन अगर परिवार बढ़ता गया तो बेटा कमाने वाले अगर नहीं बढ़ेंगे तो परिवार चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो एकदम ब्रेन होता है, सेल का जो ब्रेन होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। तो सबसे पहले जो पेरेंट अमीबा होगा उसके अंदर में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और ये साइटोप्लाज्म बीच में से डिवाइड होकर एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस उधर, तो ये एक पेरेंट अमीबा यहाँ पे आ जाता है, सॉरी डॉटर अमीबा, और ये डॉटर अमीबा। तो ये जो होंगी ये बेटा इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या होगा बेटा? डॉटर सेल। यहाँ भी बोलेंगे बेटा डॉटर सेल्स। तो जब आप देखोगे बेटा पेरेंट अमीबा, देखो डॉटर सेल्स, देखो देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा जी साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में जब डिवाइड होगा तो इट इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दैट इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दैट इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। लेकिन देखने वाली बात क्या है बेटा, जैसा आपका पेरेंट अमीबा दिख रहा था वैसा ही डॉटर सेल दिख रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दिखने में एक जैसे होते हैं उनको बोलते हैं बेटा जी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर। तो बेटा जैसा पेरेंट दिख रहा है, पेरेंट अमीबा दिख रहा है, वैसा ही आपका डॉटर अमीबा भी दिख रहा है। तो दे आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर इंडिविजुअल। और बेटा जो सेकेंड थिंग है, देखो बेटा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस था, वही न्यूक्लियस जो पेरेंट के पास में था वही न्यूक्लियस 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसको मिला और इसको मिला, और फर्दर एक इधर आ गया एक इधर आ गया। तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए और आरएनए रहता है, जिसको हमने जेनेटिक मटेरियल बोला। तो बेटा सिंगल जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए था, डीएनए डिवाइड हुआ, तो डीएनए के साथ साथ में आपका क्या गया? ऑब्वियसली डीएनए, सॉरी न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो उसके साथ में डीएनए भी डिवाइड हुआ, डीएनए इधर और आधा इधर। यानी बेटा जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए और आरएनए होगा वो भी बेसिकली इसके अंदर में जो आया है, इन दोनों के अंदर में आया है, वो कहाँ से आया है? ऑब्वियसली पेरेंट से ही तो आया है, पेरेंट अमीबा से ही तो आया है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली सिमिलर भी होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिकली सिमिलर भी होंगे, क्योंकि इनके अंदर में जो डीएनए और आरएनए है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इनके अंदर में जो डीएनए होगा या इनके अंदर में जो डीएनए होगा ये कहां से आया बेटा? ये पेरेंट से आया है। सो दे आर जेनेटिकली सिमिलर। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे, दिखने में एक जैसे होंगे, जैसा ये दिख रहा है वैसे भी ये आपके डॉटर सेल्स भी दिख रहे हैं, तो दिखने में एक जैसे हैं, तो उनको बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। और उनका डीएनए भी सेम है, क्योंकि डीएनए जो आया है वो कहां से आया? पेरेंट से ही आया है। तो दे आर जेनेटिकली आल्सो सिमिलर।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उनको बोलते हैं बेटा क्लोन्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? क्लोन्स। तो ऑफ स्प्रिंग जो यहाँ बनेगा उसमें बहुत ही कम वेरिएशन होगा, बहुत कम वेरिएशन, एकदम एग्जैक्ट फोटो कॉपी होंगे अपने पेरेंट की तरह। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द लेस वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे बेटा जी जो ऑर्गेनिज्म आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एकदम अपने पेरेंट की तरह नहीं दिखेगा। दैट्स वाई यहाँ पे वेरिएशन बहुत ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मोर वेरिएशन दिखेगा ऑफ स्प्रिंग के फॉर्मेशन में, यहाँ पे लेस वेरिएशन होगा। और जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक जैसे दिखेंगे, जैसे पेरेंट होगा वैसे डॉटर सेल। तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जो डीएनए आपका पेरेंट में था वही डिवाइड होकर आपके डॉटर को मिला, तो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को बोलते हैं बेटा क्लोन्स। यहाँ पे जो आपके डॉटर सेल्स आएंगी वो एक्सेक्ट फोटो कॉपी होती हैं पेरेंट सेल की। क्लियर है जी? दैट्स वाई यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसमें लेस वेरिएशन होगा। यहाँ पे जो ऑब्वियसली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में बनेगा उसके अंदर में ज्यादा वेरिएशन होगा। नोट डाउन कर लेंगे बेटा जी इस बात को, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए बेटा जी आज के लिए इतनी बातें जो मैंने बताई है, कल जरा मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है उसको इलोबोरेट करके बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे होता है। असेक्सुअल में बताऊंगा कि भैया कौन गैमेट फॉर्म करता है और किस में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसको हम लोग पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो उसको मैं आपके जो बी है दैट इज द हाउस फ्लाई कहते हैं, सॉरी नहीं दैट इज द मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। एपिस इंडिका यानी कि बेसिकली अगर बोलेंगे तो हनी बी में समझाऊंगा कि पार्थिनोजेनेसिस कैसे होती है। दो तीन टर्म्स भी बताऊंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। तो एम्फीटोपी, ये दो तीन टर्म्स अगर आप पढ़ेंगे, पहला होगा एरिनोटोकी, एम्फीटोकी और आपका थैलीटोकी, कुछ नए नए टर्म्स आएंगे उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज दिस टर्म मीन्स। तो कल हम सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो भी माइन्यूट सा भी डिफरेंस होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के साथ साथ में। क्लियर है जी? तो बेटा आज का 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। काइंडली इस लेक्चर को आप आसानी से देखें। लाइफ स्पेन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पेन का कोई रिलेशन है क्या साइज से, लाइफ स्पेन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का बता दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, एवरेज लाइफ स्पेन क्या होता है। इसको एक बार पढ़ें आपको मजा आएगा। और पंचानंद भाई साहब को भूलना नहीं है। क्लियर है जी? हमने लेक्चर ही उनके प्रणाम करके स्टार्ट किया था। क्लियर है? तो बेटा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।